नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में साइंस के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि सारे प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं, सारे प्रीवियस में पूछे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं रखा हुआ है, सारे जो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं वही सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 65 क्वेश्चन तक करवा दिया था, 66 से स्टार्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अभी देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद साइंस बायो के चलेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के चलेंगे। तो कौन सी सदिश राशि है पूछा गया है। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो इसमें से संवेग जो है हमारी सदिश राशि है। संवेग फार्मूला क्या होता है? P=mv होता है इसका फार्मूला। संवेग P से डिनोट करते हैं, m द्रव्यमान और b तुम्हारा त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो इसमें जो विस्थापन हमारी सदिश राशि, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सारी सदिश राशियाँ हैं। आयतन जो होता है वो अदिश राशि होती है, आप याद रखना है। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग का फार्मूला क्या होता है? P=mv होता है, m और v द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसमें पूछा गया है संवेग और वेग का अनुपात। तो यहाँ पर वेग को अगर नीचे लाते हैं तो यहाँ पर P/v हो जाएगा =m, यानी संवेग और वेग के अनुपात में अगर हम लाते तो हमको m यानी द्रव्यमान हमको प्राप्त होता है। वैसे राइट आंसर हो जाएगा सी। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल होता है? तो बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो ऑप्शन बी इसमें सी सही हो जाएगा। फार्मूला होता है F=m में होता है, जहाँ m हमारा द्रव्यमान, ये हमारा त्वरण है। सारे फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं तो उससे आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन हल होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पर। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी? ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? आयतन घन का होता है, वॉल्यूम होता है, AQ होता है। ठीक है, घन का पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आयतन और क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली जो संख्याएं हैं वो हम समान ले लेते हैं। ठीक है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये और ये बराबर हैं, तो इसको हम बराबर में रख देंगे, AQ = 6a²। तो यहाँ से 2a² ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे मान आ जाएगा 6। राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ये ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार है। ऊर्जा का सृजन नहीं किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये पीछे से 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? जो हवाएं होती हैं उसमें ऊर्जा कैसी होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा होती, केवल गतिज ऊर्जा होती, वैद्युत ऊर्जा होती, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे कि विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विंड पावर में कौन सा ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कौन सा होता है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि हवा में वायु में गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा ही रूप जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं हम, पवन चक्कियों के द्वारा परिवर्तित करते हैं, पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं उनके द्वारा। ये PPCS प्री 2016 में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? UP LDA में पूछा गया 2010 में। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। यात्री जो होता है वो यात्री के शरीर के निचला हिस्सा जो होता है वो गाड़ी के संपर्क में होता है, ठीक है। गाड़ी जैसे ही आगे चलना प्रारंभ करती है तो निचला जो हिस्सा होता है वो गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो ऊपरी हिस्सा होता है वो स्थिर बना रहता है। इसके स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहता है वो। तो इसके कारण जो होता है गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसका पिछला ऊपर का हिस्सा जो होता है पीछे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, एक कथन दिया है उसका एक निष्कर्ष दिया गया है, कारण दिया गया है, तो वो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर एक खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने में गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाहुबल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका B सही हो जाएगा, A और R दोनों ही सही हैं, लेकिन जो R जो है दिया गया वो A का स्पष्टीकरण नहीं है। पहली बात, घर्षणहीन पृष्ठ मतलब जहाँ पे किसी भी सतह पे कोई घर्षण नहीं, किसी सरफेस पर, तो ऐसी सतह पर व्यक्ति गति नहीं कर सकता है। लेकिन जो पूरा घर्षण है, ठीक है, पूर्णतः घर्षित रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने में गति ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप उसके विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। और जो दूसरा इसका कारण जो दिया गया संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख, जो ये पूर्णतः ही सत्य है। दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो है R का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, इसका कारण क्या है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, इसका कारण होता है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो घर्षण जब कम होगा तो वहाँ पर चलना कठिन होगा, सड़क पे जो होता है घर्षण अधिक होता है। सड़क की जो सतह होती है खुरदरी होने के कारण उस पर पैर जो है टिका कर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो होता है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन, ये कथन दिया गया है उसके अनुसार हमको आंसर बताना है। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करना है आपको और सही निष्कर्ष आपको बताना है। कथन दिया गया भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर C हो जाएगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई अगर भरी हुई गाड़ी है उसमें हम धक्का लगाते हैं तो धक्का लगाते टाइम पे हमको थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी का पहिया थोड़ा सा लुढ़कने लगता है तो हमको बल जो है लगाना कम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो यहाँ पे पहले हमको संवेग ज्ञात करना होगा, ठीक है। संवेग का फार्मूला हम बता ही चुके हैं, P=mv होता है। तो व्यक्ति के यहाँ पर आपको मानना होगा द्रव्यमान का, देखिए
गुना पूछा गया है तो व्यक्ति का द्रव्यमान हम m मान लेते हैं और नाव का द्रव्यमान हम n मान लेते हैं। ठीक है, कूदने से पूर्व संवेग 0 रहा होगा। ठीक है, व्यक्ति के कूदने के उपरांत कितना रहा होगा? संवेग p = m होता है, व्यक्ति का संवेग कितना होगा? m। वेग व्यक्ति का कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। नाव का द्रव्यमान n हमने माना था, इसकी चाल कितनी? 0.5 मीटर। ठीक है, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो m × 5 बराबर, अगर हम इधर ले जाएंगे इसको तो n × 0.5 को 5/10 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 5 से 5 यहाँ पर जो है कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो नाव का द्रव्यमान हमने n माना है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 10m आ जाएगा। 10 जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाएं, वे क्रमशः x, y और z किस दूरी पर रुकेंगे। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान होती है और उन पर समान बल लगाया जाता है, अवरोध बल समान लगाया जाता है उनको रोकने के लिए, तो वे समान दूरी पर रुकेंगी, समान दूरी पर रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा x = y = z। अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है 4:9, उनके वेगों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए द्रव्यमान दोनों वस्तुओं का समान है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है? गतिज ऊर्जा का 12 mv² होता है। ठीक है, 12 mv²। हमने द्रव्यमान दोनों को बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और एक का काइनेटिक एनर्जी, एक का वेग v1 मान लेते हैं और एक का v2 मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी k1 और एक की k2। ठीक है, k2 = 12 mv²² हो जाएगा, यहाँ v1² हो जाएगा। अब यहाँ पे उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया, यानी k1 का 4 है, k2 का 9 है। ठीक है, तो 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट 9 लिखते हैं, 4/9 = हाफ से हाफ mv1², नीचे तुम्हारा हो जाएगा हाफ mv2²। ठीक है, तो हाफ m कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे v1²/v2² = हो जाएगा 4/9, या v1/v2 हो जाएगा। इनका वर्गमूल लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी और अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये R से कम होगा। किसी वस्तु में गतिज घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है, अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी से हो जाएगा। IS प्री 2008 में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का पृष्ठ मुक्त पृष्ठ कैसा रहेगा। ठीक है, तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ये किसने बता दिया था न्यूटन से पहले? तो न्यूटन से पहले बता दिया था ब्रह्मगुप्त। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ब्रह्मगुप्त जो थे गुप्तोत्तरकालीन ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने या जॉन एडम्स ने। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया है वो आइजैक न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण
पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है? सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है आइजैक न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं किंतु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ये इन्होंने बताया था आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है? तो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं निर्वात में सीधे खड़े इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने पर। तो EPPCS मेंस 2007 में पूछा है क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने न्यूमेरिकल भी इसमें बताया जो भी बीच बीच में पढ़े थे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।